हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं आईसीएसई 10th 2025 के केमिस्ट्री के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि काउंसिल ने इस ईयर से इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस यानी सीएफक्यूज। और आपके क्वेश्चंस आ भी रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके के। पैटर्न वही है क्वेश्चन पेपर का, लेकिन क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है। अब क्वेश्चंस हलवा नहीं होंगे। जो बच्चा डेप्थ में पढ़ के जाएगा नंबर उसी के आएंगे। आईएससी 12th का पेपर हो चुका था, बच्चे वहां पे मैथ्स में रो गए, इतना टफ पेपर आया था। ऐसी सिचुएशन आपके लिए अराइज ना हो, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने वाला हूं। तो इस सेशन में जुड़े रहिए। ये हम वन शॉट में करेंगे। हो सकता है वीडियो 4 घंटे की चली जाए, हो सकता है 3 घंटे की हो, या हो सकता है 5 घंटे की भी हो सकती है वीडियो। वन शॉट में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्यूआर कोड टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के। यू कैन ज्वाइन बोथ ऑफ दीज चैनल्स और ईदर ऑफ देम। और यहाँ पे आपको सेशंस की पीडीएफ, इंफॉर्मेशन और सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी 11th के लिए क्या रहना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, या फिर डमी करना चाहिए नहीं है, स्कूल के साथ करनी चाहिए, जो भी बातें हों वो आप सब इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ कर सकते हैं और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग सब जुड़ गए होंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को शेयर करने की भी होती है, तो प्लीज वीडियो को जितने लोगों ने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रवि को कहा गया कि कीटाणु से बताना है सॉल्ट के अंदर, तो उसने रिएजेंट डाला और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला। पहले हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड के, अगर उसने सो एंड सो इसने ऐसा किया और इसे ये ऑब्जर्वेशन हुई। लेकिन अब क्या है, पैटर्न वही है। 40 मार्क्स सेक्शन ए, 40 मार्क्स सेक्शन बी, एंड 6 क्वेश्चन मैंने 4 करने हैं सेक्शन बी में, वो सब तो सेम ही है। लेकिन जो चीज यहाँ बदल गई है वो है क्वेश्चन का टाइप। क्वेश्चन अब हलवा नहीं आएंगे, वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कब मिलेगा? जब आयरन +3 प्रेजेंट होगा। ठीक है, फेरिक प्रेजेंट होगा, वो उसका कैटायन होगा फेरिक, जिसका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। लेकिन इसके लिए रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट वो होगा जो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड दे देगा, ये होगा रिएजेंट। तो ऐसा कौन दे सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे सकता है। चैप्टर जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसका ये क्वेश्चन था, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया था। ये देगा आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, इसका पीपीटी होगा रेडिश ब्राउन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 कह रहा है कौन सा मेटल इस सेल के संग रिएक्ट करके कलरलेस ओडरलेस गैस नहीं देगा जो कि बर्न करती है पॉप साउंड के साथ। तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है, अब इससे आपको एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है ये पता हो कि कलरलेस ओडरलेस गैस जो कि पॉप साउंड के संग बर्न करती है वो कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन। कलरलेस भी है, ओडरलेस भी है और पॉप साउंड के संग बर्न भी करती है, यानी एग्जामिनर चाहता है कि आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मालूम हो। उसके साथ वो बोल रहा है कौन सा मेटल HCl के संग रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करेगा, तो वही जो लिबरेट नहीं करेगा जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होंगे। जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं वो तो मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को और मेटल क्लोराइड बना लेंगे और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। लेकिन जो नीचे वाले हैं वो नहीं करेंगे। तो कैल्शियम कैसा है? कैल्शियम ऊपर होता है, लिकेकाना एमजी अल्सन कर्फी सिडनी टिन। मैग्नीशियम ऊपर होता है, जिंक ऊपर होता है, कौन ऊपर नहीं होता? कॉपर ऊपर नहीं होता। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है एक्टिविटी सीरीज में, इसी वजह से कॉपर लिबरेट नहीं कर पाएगा। कॉपर की जब HCl से रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो पाएगी। अगर किसी बच्चे ने ऐसी रिएक्शन लिख दी है तो ये रिएक्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, प्रतीक ने वार्म वाटर डाला मैग्नीशियम नाइट्राइड, भाई ये आपकी प्रिपरेशन है, कैरेक्टरिस्टिक प्रिपरेशन है अमोनिया की। एक गैस इवॉल्व हुई जो कि फिनोप्थलीन को पिंक कर देती है, तो यानी फिनोप्थलीन को पिंक कर रही है, यानी गैस कैसी है? बेसिक नेचर की गैस है, तभी तो फिनोप्थलीन को पिंक करेगी। वो बेसिक गैस है और जो है कलरलेस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो तो आपका कैसी होती है?
कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, फेनोल्फथालीन को पिंक करेगी क्या, करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी। अमोनिया हो गई, नाइट्रोजन रेडिश ब्राउन होती है तो नाइट्रोजन हो नहीं सकती वो, क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन लिबरेट होकर वार्म वाटर डाल के नाइट्रोजन नहीं होती लिबरेट, अमोनिया ही होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड होगी नहीं। क्या बचा आंसर, आंसर हो गया अमोनिया। और इसकी रिएक्शन भी होती है मैग्नीशियम नाइट्राइड के संग Mg3N2 और वाटर के संग रिएक्शन भी होती है इसकी, वार्म वाटर के संग, ये प्रिपरेशन की भी रिएक्शन है वार्म वाटर के संग। जब आपकी इसमें अमोनिया लिबरेट हो जाती है, और ऐसे ही सिमिलरली रिएक्शन होती है आपकी किताब में दे रखी है एल्यूमिनियम नाइट्राइड की, इससे भी अमोनिया लिबरेट होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन। ठीक है क्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट इथेन के बारे में गलत है। इथेन सैचुरेटेड है, बिल्कुल सही बात है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए सैचुरेटेड है। सब्स्टिट्यूशन करेगा, बिल्कुल सही बात है, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो वो एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। गैस होती है इथेन, बिल्कुल ठीक बात है, इथेन तो गैस होती है। जो हाइयर एल्केन्स होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, लेकिन इथेन तो गैस होती है। ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ ये वाली बात गलत है, इथेन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होता है वो इथेन नहीं इथाइन होती है, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन में होगा ना कि इथेन में। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। नेक्स्ट देखो, थर्माइट जो होता है वो मिक्सचर यूज होता है वेल्डिंग के लिए आयरन गर्डर्स की, उसमें हम लोग फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिएक्शन है बुक में दे रखी है। उसमें पूछ रहा है एल्यूमिनियम पाउडर किस तरह एक्ट करता है, तो कैसे काम करता है, ये एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट करता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है वो खुद की ऑक्सीडेशन कर लेता है एल्यूमिनियम यहाँ पे। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पर खुद की ऑक्सीडेशन कर लेता है और इसे रिड्यूस कर देता है, सामने वाले को रिड्यूस कर देता है और खुद की ऑक्सीडेशन कर लेता है, इसलिए यहाँ पे कैसा काम करता है एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एसिडेटेड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस दे रखी है, हमारा वाटर है उसमें हमने H2SO4 मिला दी है और उसकी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करी है। ये रिएक्शन काफी बार एग्जाम में आई हुई है तो ये बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर वो पूछ रहा है कि रिएक्शन एनोड पर कौन सी होगी। एनोड पर मेरे को इतना पता है, अगर मुझे क्वेश्चन आता भी नहीं हो तो मुझे इतना पता होना चाहिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये मुझे पता होना चाहिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। चाहे कैसी भी रिएक्शन हो, दुनिया जहां की कोई भी रिएक्शन हो, एनोड पर हमेशा होगी तो ऑक्सीडेशन ही होगी, चाहे एनोड पॉजिटिव हो चाहे एनोड नेगेटिव हो। ठीक है, अच्छा कुछ जो बच्चे कह रहे हैं कि एनोड नेगेटिव नहीं हो सकता या एनोड पॉजिटिव नहीं हो सकता, रिएक्शन एनोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ कंडीशन यही है कि एनोड जो है वो ऑक्सीडेशन ही होगी वहां पे। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, H2SO4 है, ये जो है H+ दे रहा है और SO4 नेगेटिव दे रहा है, यहाँ H2O से H+ और OH नेगेटिव मिल रहा है, ये तो रिएक्शन तो है नहीं ऐसी, ये तो मतलब डिसोसिएट कर रही हैं। यहाँ देखो H+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है और H2H और 2H H2 बना रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, बचा क्या, यही बच गया बस। तो अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा भी नहीं हो वो भी बता सकता है सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट से कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। पहले दोनों तो डिकम्पोजिशन हो गए, ये डिसोसिएशन हो गए, फोर्थ ही है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होके OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके OH बना रहा है और 4OH जो है वो 2H2O प्लस O2 बना रहा है, यही रिएक्शन है इसकी जो है, जो एनोड पर होती है, एनोड पर ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि इस पार्ट इसमें से बताना है कि इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, तो नीचे जाके एटॉमिक साइज बढ़ता है ये पता है मुझे, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी किसका बड़ा होना चाहिए एटॉमिक साइज, किसका बड़ा होना चाहिए एटॉमिक साइज बताओ। यानी अगर यहां से लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज कर रहा है तो यानी ग्रुप 1A या 1 का जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, और 1 में भी किसका सबसे बड़ा होगा, लिथियम में A और B है, नीचे जाके इंक्रीज करता तो सबसे बड़ा किसका निकला, B का, सबसे बड़ा किसका हुआ, बी का होगा, और किसका होगा, आंसर हो जाएगा बी। कुछ क्वेश्चंस में है नहीं दम थोड़ी है इन क्वेश्चंस में, बस डरना नहीं है इनसे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे को अपैरेटस दे रखा है जहाँ पर लेड ब्रोमाइड को हीट कर रहे हैं, लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस है, सिंपल सी बात है, जो है लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ओके, बल्ब क्यों नहीं जला, क्यों नहीं जला बल्ब, सर्किट कंप्लीट था,
सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब तो जलना चाहिए, तो ये तो आंसर गलत है। मोल्टन लेड ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल कंडक्ट करता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक ही यही है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी। डीसी पावर सप्लाई करेक्ट नहीं हुई थी, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। फोर्थ क्या है, सैंपल लेड ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट तक जो है हीट नहीं करा गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। यही रीजन हो सकता है कि बल्ब नहीं जले, कि उसे मेल्टिंग पॉइंट तक हीट नहीं करा गया। अगर मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करेंगे नहीं तो वो मोल्टन कैसे रहेगा, जब वो मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं अचीव किया उसने, तो यानी वो पिघला ही नहीं, और अगर पिघला ही नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एलिमेंट वाई है, ग्रुप 2 का है, यानी ये मान लो इसे कैल्शियम टाइप में है, ये इस टाइप का ही है। वाई की रिएक्शन क्यू के संग हुई तो एक आयनिक कंपाउंड बनाया, तो कैल्शियम की रिएक्शन सपोज करो क्यू जो है वो क्लोरीन है, तो ये कैसा टाइप का बनाएगा, CaCl2 बनाएगा। यानी ये कंपाउंड कैसा होगा, YQ2, इस टाइप का कंपाउंड बना सकता है ये। अब मुझे नहीं पता कि क्या है क्यू, क्योंकि क्यू के बारे में नहीं पता मुझे कि क्यू कौन सी आपके ग्रुप का है। वो कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन शो करती है कि वाई का आयंस बनाएगा, तो वाई किस टाइप का आयन बनाएगा, तो वाई जो है वो कैसे बनाएगा, 2 पॉजिटिव बनाएगा। तो वाई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने से कैटायन कैसे बनने लग गए, इलेक्ट्रॉन देगा और एनायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, एनायन इलेक्ट्रॉन दे के कैटायन बनता है, एनायन कब से बनने लग गए, इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनाएगा या इलेक्ट्रॉन दे के कैटायन बनाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने वाली थोड़ी स्पीशीज है। अगर वाई जो होता है वो ग्रुप 16 का होता है, ऑक्सीजन फैमिली का होता है, तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि वाई पर खुद ही ज्यादा है, तो वाई जो है वो लेगा क्यों, देगा ना, दे के कैटायन बनाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डायग्राम में सर्किट दे रखा है इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। अब इसमें बोला गया है कि कौन सा एरो इंडिकेट करता है मूवमेंट सिल्वर आयंस की इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट। कौन सा एरो है, देखो एरो यहां से जा रहे हैं, देखो इस तरीके के, तो हमें ये पता है कि जो है किस तरीके से शो होता है। तो ये देखो सिल्वर आयंस कैसे शो हो रहे हैं, तो यहां से सिल्वर आयंस जा रहे हैं, ये है आपके सिल्वर आयंस कहां से जा रहे होंगे, ये सिल्वर आयंस यहां से जा रहे हैं 4 वाले से, और जबकि आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां से जा रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट से तो 1 से जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं पावर सप्लाई की तरफ, इस तरीके से यहां से निकल रहे हैं, और जो है ये आपके सिल्वर आयंस यहाँ डिपॉजिट होते जा रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, सिल्वर आयंस कहाँ जा रहे हैं, इधर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। ये क्या है हमारा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और यहाँ जमा होते जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे यहाँ जमा होते जाएंगे, तो जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, यानी कहाँ से निकल रहे हैं, 1 से निकल रहे हैं, तो ये कट गया, ये कट गया, और कहाँ जमा हो रहे हैं, तो फोर्थ में जमा होते जा रहे हैं, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, एटॉमिक मास हमारे को नाइट्रोजन का पता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका मतलब है डैश ऑफ नाइट्रोजन है सेम मास एज डैश ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन गैस नहीं बोल रहे हैं, नाइट्रोजन सिंपल का 14 होता है, नाइट्रोजन अगर गैस बोल देंगे इनटू, तो इसका तो 48, ओ सॉरी 48 कह रहा हूँ, इसका तो 28 हो जाएगा। सिंपल नाइट्रोजन एटम का बोल रहे हैं, नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन 1 मतलब H का 1 होता है, अगर H2 गैस बोल देंगे तो H2 का तो 2 हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि डैश ऑफ नाइट्रोजन है सेम मास एज डैश ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर एटम ऑफ, अगर हम इसमें क्या आंसर लगा सकते हैं, तो अगर मैं इसमें एटम घुसाऊं तो यहाँ पर अगर मैं एटम लिख दूं कि एटम ऑफ नाइट्रोजन के पास कितना सेम मास होता है, कितने का एटम ऑफ नाइट्रोजन के पास कितना मास होता है, 14। 14 किसके बराबर है, डैश ऑफ हाइड्रोजन, अगर 28 लगाऊं तो 28 इंटू 1 28 हो जाएगा, तो 14 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 14, 14 किसके बराबर होगा, 28 ऑफ हाइड्रोजन, तो 28 के तो बराबर तो 14 होता नहीं है, नहीं, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 7 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, 7 मॉलिक्यूल मतलब 7 इंटू H2, 7H2 मतलब 7 इंटू 2, H2 क्या होता है 2, यानी 7 इंटू 2 यानी 14, ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखो, ठीक है, आगे देखो,
कॉपर टैनिंग से कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है, कॉपर टैनिंग से और कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। ये कैसा है? कोल्ड डाइल्यूट। उसमें बोल रहा है कि उसने गैस को जो है ना टेस्ट किया मॉइस्ट रेड और ब्लू लिटमस पेपर से, ठीक है जी। चेक किया कौन सी गैस इवॉल्व हुई और व्हाट इज द फाइनल कलर ऑफ द लिटमस पेपर। तो गैस कौन सी इवॉल्व होती है? कोल्ड और डाइल्यूट में NO यूज होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो NO2 होती है, लेकिन कोल्ड डाइल्यूट होता है तो उसमें NO होती है। तो कौन सी गैस है हमारी? NO। और NO कैसी गैस होती है? न्यूट्रल होती है, कोई चेंज नहीं होगा ब्लू लिटमस पेपर में। कोई चेंज नहीं होगा ब्लू और रेड लिटमस पेपर में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कौन सा एलिमेंट स्टेबल आयन बनाएगा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आर्गन जैसी, यानी नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी बताओ? क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फ्लोरीन है, किसकी होगी? तो ऑब्वियसली क्लोरीन की होगी। क्लोरीन का अगर स्टेबल अनायन बनाना है तो क्लोरीन नेगेटिव बनाना, तो क्लोरीन नेगेटिव कैसा हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 18 ही किसका होता है? आर्गन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें हमारे को ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, उसका नाम लिखना है। इन सारे गोलों को मान लो हाइड्रोजन और इसको मान लो O, तो यानी O हो गया, ये H हो गया, OH है, और यहाँ C और यहाँ OH है। OH का मतलब क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल में एसिड काट दो, एसिड काट दो, अल्कोहल दो बचे, कितने की चेन है? तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन की चेन है, तो क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल। चार का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट, और ब्यूट और एक पर OH है तो यहाँ ब्यूटेन वन ऑल। इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और जो एनोड पर जो गैस हुई वो रिकिंडल कर देती है ग्लोइंग स्प्लिंटर को, यानी वो सपोर्टर ऑफ क्या कहते हैं कंबशन है, यानी ऑक्सीजन हो सकती है वो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट दैट विल नॉट प्रोड्यूस सच गैस ऑब्जर्वेशन एट एनोड इज, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीजें नहीं प्रोड्यूस करेगा? एसिडिफाइड वाटर में तो ऑक्सीजन आती है, तो ये तो आंसर नहीं है। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में भी एनोड पर जो है वो कॉपर का रहेगा, एनोड पर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से एनोड पर ऑक्सीजन कभी नहीं आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl, अगर NaCl का डाइल्यूट सोल्यूशन है तो आ सकती है भाई। NaCl का डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसके अंदर H+ भी होगा, OH नेगेटिव भी होगा, और Na पॉजिटिव भी होगा, और Cl नेगेटिव भी होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा आंसर? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। कॉन्सेंट्रेटेड अगर NaCl का सोल्यूशन है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है 2 स्टेप रिएक्शन अंडरगो करता है टू बिकम सैचुरेटेड? तो 2 स्टेप कौन अंडरगो करेगा? जो कि 3 स्टेप वाला होगा। अरे भाई 3 वाला होगा तभी तो वो 2 स्टेप अंडरगो करके पहले में जाएगा, जो पहले वाला होगा वो पहले में क्यों जाएगा? तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। दोनों ही कैसे हैं? सैचुरेटेड है। एल्काइन एल्कीन है, एल्कीन में अगर 2 स्टेप करे यानी हाइड्रोजनेशन किया एल्कीन का तो एल्कीन बन ही जाएगा, तो एक ही स्टेप है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? एल्काइन। एल्काइन को ही अगर क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन करेंगे इसका, तभी जाके ये एल्कीन बनेगा, एल्कीन से एल्कीन बनेगा। फिर तो 2 स्टेप होंगे, एल्कीन से पहले ईन बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, उससे फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो यहीं पर 3 स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, HCl का जो है इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट दे रखी है। ये HCl गैस आ रही है, यहाँ टच करा, HCl गैस हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, तो ये क्या करेगी? ये ऊपर चली जाएगी, ये राइज अप कर जाएगी, वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये देखो ये वैक्यूम क्रिएट हो गया यहाँ पे। अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो क्या हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो बिल्कुल सक्शन पावर से क्या होता है? HCl जो है पानी में वैक्यूम क्रिएट हो गया, बिल्कुल पानी इसके अंदर चला जाता है इससे, और यहाँ HCl गैस आ रही है, तो गैस जो है पानी में मिल जाती है, और पानी पूरा कैसा हो जाता है? पानी पूरा एसिडिफाइड हो जाता है, तो हमारे को HCl एसिड मिल जाता है।
लेकिन अब वो यहाँ पे कह रहा है डी में क्या कि फनल बिल्कुल वैसा कर दिया, उल्टा इन्वर्टेड फनल जो है सीधा फनल कर दिया। अब उसमें वो पूछ रहा है कि 4 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है। ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, करेक्ट कौन सा है। तो देखो पहला वाला जो देखो, पहला वाले में क्या हो रहा है, HCl जो है टिप टच कर रही है, सेकंड वाले में वैक्यूम है, थर्ड वाले में बिल्कुल अंदर घुसा दिया है, और फोर्थ वाले में कैसा है, फनल सीधा कर दिया है। कौन सी सही इन्वर्ट अरेंजमेंट है, तो इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट ए वाली बिल्कुल सही है। ये इसके आगे का स्टेप है, बी स्टेप इसके आगे का है, जहां पर जो है आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, लेकिन जब टच ही नहीं करेगी तो वैक्यूम क्या करेगी, और यहाँ पर पूरा नीचे घुसा दिया तो ऐसा कर नहीं सकते। फोर्थ वाले में फनल जो है बिल्कुल ही कैसा कर दिया है, सीधा कर दिया है, तो फनल सीधा हो जाएगा, तो नीचे सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो जो उसके राइज होने की कैपिलरी में ताकत है, कैपिलरी नहीं किया कहोगे, फनल में रेज जो है राइज होने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए और बी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में फ्रूटी स्मेल कर रहे हैं। फ्रूटी स्मेल कौन करता है, एस्टर करता है, एस्टर करता है। एस्टर जो होता है कैसा ग्रुप होता है, COOR, इस टाइप का ग्रुप होता है एस्टर। ए के बाद फंक्शनल ग्रुप OH है, यानी ए क्या है, अल्कोहल है, तो बी क्या होगा, एसिड रहा होगा। बी क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा। ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये ऐसा होगा, यहाँ एक ओ गायब है। ठीक है, बी क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा, हमें पता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारा अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H जो H पॉजिटिव मीडियम है, तो ये हमारे को एस्टर दे देता है, पता है ना हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 कोवेलेंट कंपाउंड दे रखे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बेसिस पर बताना है। तो H2O है, H2O किस तरह का होता है, इस तरीके का होता है H2O, तो CCl4 है, तो इसमें क्या होता है, 4 बॉन्ड होते हैं इस तरीके के, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा होता है, डायटोमिक होता है, इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्लोरीन में 2 होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। NH3 है, NH3 में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं इस तरीके के। पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग कोवेलेंट बॉन्ड में लगाना है, तो सबसे कम किस में होंगे, किस में होंगे सबसे कम, सबसे कम होंगे क्लोरीन में, तो सी सबसे कम आएगा, यानी ये काट काट दो, ये काट दो, सी सबसे कम है। सी के बाद ए आएगा या डी आएगा, ए आएगा या डी आएगा, सी के बाद ऑब्वियसली ए आएगा, ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, सी के बाद आएगा ए, उसके बाद डी और उसके बाद बी। ठीक है, इसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी। ठीक है, ओके, डी में 3 हो गए और बी में 4 हो गए। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन में कितने हैं, एक बॉन्ड था, वाटर में कितने हो गए, 2 हो गए, NH3 में कितने हो गए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, और CCl4 में कितने हो गए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। तो 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज हो गया। नेक्स्ट देखो, सेल दे रखा है सिलिका मोटर लेड ब्रोमाइड और सिलिका क्रूसिबल दे रखी है हमारे को। कौन सी प्रॉपर्टी है सिलिका की, फॉर इट नॉट हैविंग मच सिग्निफिकेंस इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कौन सी प्रॉपर्टीज इसका फर्क नहीं पड़ता। सिलिका नॉन कंडक्टर है, इससे फर्क पड़ता है, नॉन रिएक्टिव है, ये भी जरूरी है, हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर ले, ये भी सिलिका की जरूरी है। सिलिका हार्डर स्ट्रॉन्ग होती है, ये प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सिलिका की से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन हो रही है इथेनॉल की एसिटिक एसिड के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो फ्रूटी स्मेल वही एस्टर की रिएक्शन है, रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रेशन कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो पी का सही है, ओनली पी। कौन सा सही है, ओनली पी। नेक्स्ट देखो, पीएच टेस्ट करिए सॉइल की, स्लाइटली अल्कलाइन है, अल्कलाइन पीएच का मतलब है 7 से ज्यादा होगी, पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है तभी अल्कलाइन होती है। कौन सा आयन फर्टिलाइजर में अल्कलिनिटी को इंक्रीज करेगा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयन। कौन इंक्रीज करेगा, पीएच ज्यादा होती है 7 से, तो कौन कौन डोमिनेट करता है, OH नेगेटिव आयन डोमिनेट करता है, OH नेगेटिव आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन डोमिनेट करेगा, और क्या है। नेक्स्ट देखो, रामू ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्टडी करी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, उसका मतलब है ज्यादा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जैसे सपोज करो HCl है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा।
पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है HCl के अंदर, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है HCl में वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। समझ में आई? और जैसे कि आपका NaCl है, तो Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। Na जो है, जो कि ग्रुप 1 का है, Cl 17 का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके बीच में बहुत ही हाई है, इस वजह से इनके बीच का बॉन्ड आयनिक बनता है। ठीक है, अब हमारे को वो डिफरेंस दे रखा है, P की वैल्यू दे रखी है 3.0 और 3.0। 3.0 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो ये बन सकता है। और यहाँ पे 2.1 आ रहा है, यहाँ कितना है 2.1, यहाँ कितना है 0, तो कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ P बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है। 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? तो देखो इक्वेशन भी दे रखी है हमारे को और 10 ग्राम दे रखा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 24, 36, 36 और 48। 36 और 48 कितने हो गए? 48 और 36। सर करना ज़रा, गणित कमजोर है हमारी। 84 हो गए। 84 बना रहा है कितनी वॉल्यूम? ये बना रहा है 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। तो जो है हमारा कितना है, 10 ग्राम कितना बनाएगा? तो 22.4 अपॉन 84 इंटू 10 लीटर्स, इतने लीटर्स बना लेगा। डेसीमीटर क्यूब में करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 2.6 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करना, इसे सॉल्व करना और उसका आंसर आ जाएगा 22.4 को डिवाइड करोगे जब 84 से और मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 2.66 आएगा। कितना आ जाएगा? 2.66। ठीक है, और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, ये तो पता ही है। ओके, नेक्स्ट देखो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा है, उसने कहा कि गलत कर लिया हमने, सही करने के लिए क्या करें? तो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दो, जरूरी नहीं है, डीसी से भी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट को कॉपर सल्फेट से कोबाल्ट सल्फेट कर लो, नहीं, जब कॉपर की करनी है तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, बिल्कुल गलत बात। पेन को नेगेटिव से कनेक्ट करो, बिल्कुल सही बात है, पेन को हमें कनेक्ट करना होगा नेगेटिव से। क्यों? क्योंकि पेन के ऊपर जो है परत चढ़ेगी, पेन के ऊपर ही आएगा, तो पेन जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, पेन जो है वो नेगेटिव होगा। पेन के ऊपर तो आना है, पेन के ऊपर से जाना थोड़ी है, तो इसके टर्मिनल्स चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, टर्मिनल्स चेंज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, फॉल्स रॉल्स प्रोसेस के बारे में बोल रहा है, कार्बन डॉट्स को रिप्लेस करना पड़ता है। क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? क्योंकि कार्बन उनमें से कंज्यूम होता रहता है। सी, ये दे रखा है, इंडिकेटर के बारे में पूछ रखा है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज टू येलो, फिनोल्फिन में कलरलेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड पर बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर होगा तो फिनोल्फिन तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा या पिंक हो जाएगा? फिनोल्फिन पिंक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कलरलेस तो रहेगा नहीं फिनोल्फिन, तो ये काट दो, ये काट दो। फिनोल्फिन कलरलेस से पिंक होगा, तो ये और ये हो सकता है। मिथाइल ऑरेंज में भी कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंज से येलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर। और मिथाइल ऑरेंज में सेम नहीं रहता, मिथाइल ऑरेंज तो चेंज होता ही होता है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। नेक्स्ट देखो, लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे? पॉजिटिव में क्या होगा? तो पॉजिटिव क्या होगा? एनोड। एनोड में क्या होगा? एनोड में क्या होगा? ब्रोमीन ऑब्वियसली। नेगेटिव में कौन होगा? लेड होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर है, कैसे रिलेटेड है आपस में? तो देखो पहला वाला जो है और सेकंड वाला और थर्ड वाला किस तरह से रिलेटेड है? कार्बन का गिनो, इनके फॉर्मूला बनाओ इनके, C3C4H 4 5 6 7 8 9 10 H10, ब्यूटेन का आइसोमर है ये, इसका बनाओ। ये कैसा है? C4H10 है। ये कैसा है? C4C5 है। और H 4 5 6 7 8 9 10 12 है। और ये तो एल्कीनी बन गया था, तो हटा ही दो। ये दोनों कैसे हैं? इन दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, तो ये दोनों कैसे हैं? आइसोमर्स। ए और सी आइसोमर्स है, आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। 286 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ऐसे क्या है? ये ऑक्सीजन है। ये वाई ने इलेक्ट्रॉन, अगर इसने वाई इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और नोबेल गैस में पहुंच गई, यानी एक्स ने कितने वाई इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे? तो एक्स को अगर गेन करने हैं तो एक्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी जाके जो है ये X2 नेगेटिव बन पाएगा। तो यानी वाई की वैल्यू कितनी हो रहेगी? 2 हो रहेगी।
ठीक है, और एक्स कौन होगा, एक्स हो जाएगा ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये X2 नेगेटिव यानी आर्गन बन जाएगा ये, ठीक है, यानी एक्स है ऑक्सीजन। और क्या क्या कहते हैं, क्या पूछा गया है, आयन जेड, एक्स वाई जेड, वाई क्या इतना है, वाई का, अरे वाई इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन्स वाई इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स वैलेंस शेल, नहीं आंसर गलत है, ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, उसने पूछा है वाई है क्या, गेन वाई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, वाई 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ी गेन करेगा, 6 तो उसकी वैलेंस, और 6 तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 गेन थोड़ी करें, आंसर गलत है बेटा, ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में आंसर गलत है, इसमें बिल्कुल वो मत मानना ये आंसर गलत नहीं हो सकते, काउंसिल के भी आंसर मेरे गलत हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी मैंने, देखा नहीं, अरे 16 है, 16 में ऑक्सीजन नहीं है, 16 में तो सल्फर होगा ना, गलती कर दी मैंने, देखा ही नहीं, 16 में तो सल्फर होगा ना, सल्फर 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 16 तो सल्फर होता है ना, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने देखा नहीं कि इसमें सल्फर जो है ऑक्सीजन नहीं सल्फर होगा, सल्फर जैसे सल्फर, तो ये हो जाएगा सल्फर, और 2 इलेक्ट्रॉन, और उसने कन्वर्ट किया है इनटू जेड, 2 एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन आयन जेड, कैसा आयन होगा, ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है, कैसा आयन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होगा ना, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होगा, आंसर हो जाएगा डी, सी नहीं डी। पर ये बात मैंने बिल्कुल सही कही, काउंसिल के भी आंसर गलत हैं, 12th वालों को मैंने पढ़ाया था, 12th के काफी आंसर गलत निकले, तो ठीक है, नहीं तो देख देख के काम करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कौन सी अरेंजमेंट इनकरेक्ट है, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करें, यहाँ पे कौन सी बात गलत है, मेटल कैरेक्टर बिल्कुल सही है, डिक्रीज करता है क्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन आयोडीन, ये आपके लेवल पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अभी मान लेना, 11th क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई में बिल्कुल ठीक बात है, ये गलत बात है, O2 नेगेटिव की ज्यादा होती है F नेगेटिव से, और उसकी ज्यादा होती है M2 ये तो सही है, लेकिन ये गलत हो गया यहाँ पे, ये गलत हो गया, Na पॉजिटिव की ज्यादा होगी Mg2 प्लस से, Mg2 प्लस से छोटा हो जाएगा ना, जो है 2 पॉजिटिव है तो छोटा हो जाएगा, ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेकिंग सोडा को विनेगर में डाला, कार्बोनेट डाल रहे हैं विनेगर में डाल रहे हैं, विनेगर यानी एसिडिक एसिड में डाल रहे हैं, एसिडिक एसिड में अगर कार्बोनेट डालेंगे तो CO2 निकलेगी, CO2 इवॉल्व होती है, बेस्ट एग्जांपल है इनो, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही है, लाइम वाटर को मिल्की करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल सही बात है, एक्सटिंग्विश कर देगी बर्निंग स्प्लिटर को, सही है, ये जो है सपोर्टर नहीं होती है कंबशन का, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी, सही बात है या गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, नॉन मेटेलिक बनाएगी, पंजेंट ओडर होती है, नहीं ओडरलेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 1 2 3 सही है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, पी क्यू आर है, पी जो है ग्रीन कर देती है, कॉपर सल्फेट में ग्रीन हो जाती है, क्यू जो है कलरलेस हो जाती है, जेड जो है ब्लू ही रहती है, तो पी क्या हो सकता है, पी अगर ग्रीन हो जाती है तो ग्रीन कौन हो जाएगा, ग्रीन किसका सॉल्ट होता है, आयरन का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ग्रीन देख के ही आयरन मार्क कर दो। एक्स को अमोनिया के संग रिएक्शन करा, वाई मिल गया, एक्स और वाई बताना है, और प्रॉपर्टी जेड की क्या होती है, ये हमारी रिएक्शन है कौन साइज में दे रखी है हमारी, ये वाला डायग्राम भी बना रखा है कौन साइज के अंदर, एक्स क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, ये काट दो और ये काट दो, अमोनिया के संग रिएक्शन हो रही है और रेसिड्यू वाई मिल रहा है, तो रेसिड्यू क्या होता है, कैसा रेसिड्यू मिलता है, ब्लैक रेसिड्यू मिलता है ना हमारे को, तो ब्लैक रेसिड्यू किसमें दे रखा है, ये भी काट दो, ये बच गया, आंसर हो गया ये। और जेड की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो अगर अमोनिया के संग रिएक्शन कर रहा है उस जो है CuO है, और अमोनिया के संग रिएक्शन कर रहा है, तो और जो है कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। डाइल्यूट एसिड को जिंक सल्फाइड में डाला तो कलरलेस गैस फॉर्म हुई जिसकी रोटेनेक्स स्मेल है, गैस जो है लेड एसिटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक नहीं करती है, ये क्या है,
डाइल्यूट एसिड जिंक सल्फाइड में डाला तो हमारी H2 नेगेटिव निकलेगा, यानी H2S निकलेगी, रॉटन स्मेल होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन लेसेडेटेड पेपर को सिल्वरी बैक नहीं करती है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो A is true but R is not the correct explanation। ठीक है, ओके। ये दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये इसका कोई रीजन नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, हॉल्स प्रोसेस से प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है उसके ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म में नहीं मिलता। ये दोनों बातें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and R आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, एल्केन एल्कीन एल्काइन होमोलॉगस सीरीज के एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक बात है, होमोलॉगस सीरीज के एग्जांपल है, दोनों तीनों में जो है ना CH2 का फर्क है। जैसे कि देख लो C2H6 है और एक है CH4, तो देखो यहाँ C2 और C कितना फर्क आया C का, और H6 और H4 कितने का फर्क आया, 6 - 4 2, CH2 का फर्क आ गया। तो इन सब में CH2 का फर्क होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होमोलॉगस सीरीज के सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। या गलत बात है, बताओ। बिल्कुल ठीक बात नहीं है ये, क्योंकि होमोलॉगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। एल्केन्स की प्रॉपर्टीज सेम ही रहती हैं, एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं, एल्काइंस की सेम ही होती है। ठीक है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बात गलत है। ओके, तो ए इज ट्रू बट आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख को, ऑक्सीजन का 16 AMU होता है एटॉमिक मास, बिल्कुल ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है इसका, सही बात है। ये ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 16 ग्राम होता है, बिल्कुल ठीक बात है। एटॉमिक मास जो होता है जो ग्राम्स में आ जाता है वो तो ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। नहीं, ये इसका कौन सा एक्सप्लेनेशन हुआ, ये कौन सा एक्सप्लेनेशन होगा बताओ, क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ये बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है। क्यों सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो तुम 16, अब तो AMU लिखते भी नहीं है, अब तो 16U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। और अगर जैसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसे 16 ग्राम ही बोलेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो A और R ट्रू है, और R एक ट्रू एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक A ट्रू है और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखो, एक्स का सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, यानी गैस एक्स जो रही होगी वो बेसिक रही होगी, उसके अंदर बेसिक रही होगी, तो उसके अंदर कैसे आयंस रहे होंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस रहे होंगे। नेक्स्ट है, जब उसको कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो किस में चेंज हो जाती है, डीप ब्लू में चेंज होती है। कौन सी गैस के बारे में बात हो रही है, अमोनिया के बारे में बात हो रही है, जरूर डीप ब्लू में चेंज हो जाती है। एक्स जो होती है अगर बेसिक गैस है और जो है किस तरह एक्ट करती है, अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। अभी हमने रिएक्शन पढ़ी रिड्यूसिंग एजेंट वाली, कॉपर ऑक्साइड वाली, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी अमोनिया। और जो एक्सेस में होगी तो ग्रीनिश येलो गैस के संग डेंस व्हाइट फ्यूम्स किसके बना देगी, अमोनियम क्लोराइड के बना देगी, ऑब्वियस सी बात है, अमोनियम क्लोराइड। हमें पता है NH3, इसका क्वेश्चन पहले आता था बोर्ड में कि दो कलरलेस गैसेस जो कि एक व्हाइट सॉलिड देती हैं, तो वो क्या हो जाता है, NH4Cl। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अमोनिया को हीटेड कन्वर्ट कर देती है हीटेड कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर में CuO से Cu बना देती है, बिल्कुल ठीक बात है, अमोनिया बना देती है। अमोनिया की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये अमोनिया ने क्या किया, इसकी ऑक्सीजन निकाल ली। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, इसका रिडक्शन कर दिया, यानी अमोनिया का कौन सा नेचर शो हुआ यहाँ पे, अमोनिया का रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर शो हुआ यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। 98 के अंदर उसने बोला 1 मोल, 1 मोल मतलब 98 ग्राम। 98 ग्राम में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम्स हैं। ठीक है, 2 हैं इसके अंदर, अगर उसके अंदर निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस क्या होता है, H2SO3, H2SO3। तो यहाँ भी कितने हैं, अगर 1 मोल है इसका भी, तो 1 मोल के अंदर है तो ये 2 ही हाइड्रोजन ना, मतलब क्या है इससे, इसमें भी 2 Na होंगे। उससे क्या मतलब है कि सल्फ्यूरस है कि सल्फ्यूरिक है, इसमें हाइड्रोजन तो सेम ही रहेंगे ना। 2 Na था यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 Na ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, मोल तो सेम है ना दोनों के। 1 मोल है तो दोनों के अंदर रहेंगे तो 2 Na ही। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट देखो,
ब्रोमीन को डिकलराइज कर देता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और वाई जो डिकलराइज नहीं करता ब्रोमीन वाटर को। ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज जो वो कर देते हैं जिनके अंदर अनसैचुरेशन होता है, अगर डिकलराइज नहीं कर रहा तो उसके अंदर अनसैचुरेशन नहीं है। दोनों सूटी फ्लेम तो बंद कर रहे हैं, तो एक्स क्या होगा, डिकलराइज कर रहा है यानी उसके अंदर अनसैचुरेशन है, तो एक्स क्या होगा, क्या होगा एक्स, अनसैचुरेटेड यानी C5H8 रहेगा, वो C5H8 रहेगा एक्स। और वाई क्या होगा, वाई होगा C4H10, क्योंकि वाई डिकलराइज नहीं कर रहा तो वाई कैसा रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा, ठीक है ना, सैचुरेटेड होगा वाई, ठीक है। कितना आइसोमर्स पॉसिबल है 5 कार्बन एटम्स के लिए, देखो 5 कार्बन एटम्स ये रहे, कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, ये हो गए। और कितने बन सकते हैं, और कोई नहीं बन सकता, कितने हैं 3, कितने हैं 3। नेक्स्ट देखो, केटाइंस आर डैश आयंस ड्यू टू द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूट्रल एटम। केटाइंस कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब तो केटाइन बनता है, कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है उनके अंदर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला ये है, तो क्या होगा 50 इंटू 2, ये क्या होगा 50 इंटू 2 माइनस 2 है, यानी CnH2n माइनस 2 है, ये क्या रहेगा, एल्काइन है ये। एल्काइन क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, और हाइड्रोकार्बन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। एटॉमिक साइज दे रखा है, नाइट्रोजन का इतना रखा है, बोरॉन का इतना रखा है, यानी साइज बोरॉन का ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन कहाँ रही होगी, लेफ्ट में या राइट में। अरे भाई अगर एटॉमिक साइज हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, तो नाइट्रोजन बोरॉन से लेफ्ट में रहेगी या राइट में रहेगी। तो अगर जिसको पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो उसे भी पता होना चाहिए कि अगर एटॉमिक साइज कम है तो एटॉमिक साइज कम के लिए नाइट्रोजन के राइट में ही रहेगी, बोरॉन का राइट में ही रहेगी, राइट में रहेगी, क्यों, क्योंकि राइट में एटॉमिक साइज कम होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज अक्रॉस द प्लेट डिक्रीज करता है, तो लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज करता है तो राइट वाले में का कम होगा लेफ्ट वाले से। तो अगर किसी को पोजीशन भी नहीं पता हो पीरियोडिक टेबल में तो वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट देखो, पोजीशन केटायन की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कितनी क्या होगी, ग्रेटर देन कैथोड पर जाने की कितनी होगा, तो केटायन जितना की टेंडेंसी कैथोड पर जाने की के लिए क्या होगा, द हायर द पोजीशन ऑफ केटायन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जितनी हायर पोजीशन होगी उतनी ही मुश्किल से वो कैथोड पर जाएगा और उतनी ही आसानी से वो एनोड पर जाएगा, ठीक है। जो जितना नीचे होगा, जितना लोअर होगा वो उतना अच्छा कैथोड पर जाता है, और जितना ऊपर होगा वो उतना अच्छा एनोड पर जाता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहे हैं वॉलेटिलिटी ऑफ एसिड्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन कितना वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या, उड़ जाता है, उड़ने के लिए क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। हल्के हल्के को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर कर लो, तो सबसे ज्यादा किसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, CH3COH का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सबसे ज्यादा, ये क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, ये सबसे कम वॉलेटाइल होगा, ठीक है। सबसे कम कौन कौन होगा, HCl, देन HCl के बाद क्या आएगा HNO3, देन उसके बाद CH3COH। कैसे कंपेयर करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। HCl में कितना हो गया 36.5, HNO3 में कितना हो गया 48, 58, 62, 63, और इसका कितना हो गया 12 3 15, 15 और 12 27, 27, 28, 28 और 32 60, 60 हुआ या कितना हुआ बताओ, कितना हुआ। इनऑर्गेनिक एसिड्स में तो हम लोगों ने कंपेयर कर लिया मॉलिक्यूलर वेट से, CH3COH का कितना होता है पता ना। हाँ जी, मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर करें या उससे, देखो मुझे पता है क्या लगता है, देखो ये जो है इसका तो मॉलिक्यूलर वेट कम है तो ये तो हाल उड़ जाएगा, तो CH3COH का तो ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इनके बॉइलिंग पॉइंट से और मेल्टिंग पॉइंट से तो मुझे ऐसा लगता है कि HCl जो होता है वो वॉलेटाइल ज्यादा होता है HNO3 से। काउंसिल ने आंसर रिपोर्ट कर रखा है डी, लेकिन मुझे आंसर लगता है सी। इसे देखते हैं और कंफर्म करके बताता हूँ, क्योंकि काउंसिल ने रिपोर्ट कर रखा है आंसर जो है डी,
लेकिन मुझे आंसर लगता है सी, क्योंकि HCl जो होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है HNO3 के कंपैरिजन में। HCl का बॉइलिंग पॉइंट 102 के आसपास होता है, जबकि HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 80 के आसपास होता है, 82 के आसपास। इसका मतलब है ज़्यादा वॉल जो है, अगर डिपेंड करता है यार। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपका HNO3 का अगर होता है 80 से 82 के आसपास, 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी ये जल्दी बॉईल कर जाएगा, जबकि HCl जो होता है एसिड बॉईल करता है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, 100-102। तो अगर इस तरीके से देखें तो HCl एसिड का जो है, HCl एसिड जो होता है कम वॉलेटाइल है, फिर तो आंसर डी ही होगा। लेकिन लॉजिकली मुझे लगता है कि इसका आंसर सी होना चाहिए। चलो देखते हैं, अभी के लिए तो आपका आंसर डी है ना। बाकी अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका आंसर जो होता है, इसका आंसर जो काउंसिल ने रिपोर्ट कर रखा है वो डी रिपोर्ट कर रखा है। मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, मॉलिक्यूलर वेट को छोड़ दो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली मान के चलो। और ये मान सकते हो अगर आप के ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम ही होता है, इसे लेके आप CH3COH को कर सकते हो। तो काफ़ी डाइसी क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये लेके चल लो, लेकिन एग्जाम के पर्पज से नहीं है। नेक्स्ट देखो, निकिता को गिफ्ट करना था डेकोरेटिव पीस जो कि हार्ड था पर करोड़ नहीं हुआ, कैन बी पॉलिश, उसने स्टैचू किया जो कि क्राइटेरिया ऐसा निभाए। तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है किसी का उसका जो कि जो है करोड़ नहीं हो। तो कोरोजन किस में नहीं होता, आयरन जंग तो कोरोजन तो होता ही है। और पॉलिश कर सके तो पॉलिश कर सके, जिंक को पॉलिश तो कर नहीं सकते, कभी जिंक को पॉलिश होते हुए देखा है? एल्यूमिनियम पर भी पॉलिश करते हुए नहीं देखा। किसका हो जाएगा, कॉपर का अलाय हो जाएगा वो, और क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का भी अलाय नहीं होगा वो, जो कि कोरोड नहीं हो, क्वाइट हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो, है ना। नेक्स्ट देखो, एल्कली मेटल्स में कौन से हो जाएंगे, ये रहे एल्कली मेटल्स, नंबर 1 तो ये रहा। बी का 5th हो गया, सी का क्या हो गया, सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया, ये गलत दे रखा है, ये 4th मिसप्रिंट है, ये 5th है, ठीक है ना। बी का 5th हो गया, सी का 1 हो गया, यहाँ गलत दिख दिया मैंने। ए का 4th हो गया, बी का 5th हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 2 हो गया, ई का 3 हो गया, ठीक है। पीरियड 3 का एलिमेंट पूछे थे तो सारे पीरियड 3 के एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन पूछी है, तो देखो जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से सिंपल सी बात है, इससे कौन सी प्रिपरेशन होती है, जिंक ऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या कैसी होगी, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी, है ना, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी, और क्या होगी, आयरन और क्लोरीन FeCl2 गिव्स FeCl3, ये वाली रिएक्शन कौन सी होती है, कैसी है, सिंथेसिस है, और क्या है ये, क्या है ये, सिंथेसिस है, सिंपल सिंथेसिस तो है, कॉम्बिनेशन। बेरियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट कैसी है ये, बेरियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट क्या होगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो सी का क्या आंसर हो जाएगा 2। ये कैसी है, प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसी रिएक्शन है, MgCl2 और H2 निकलेगा, H2 निकला रहा है यानी H2 को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो डी का ये आंसर हो जाएगा। और ई का आंसर हो जाएगा ये, टाइट्रेशन हो रही है ना एसिड और बेस में, क्या हो जाएगी, टाइट्रेशन हो जाएगी, आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट मैचिंग देखो, एसिडिक कौन बनाता है, एसिडिक कौन बनाता है, नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं, जबकि मेटल्स के बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। बेसिक किसके बनेंगे, मेटल्स के बनेंगे। एम्फोटेरिक किसके बनेंगे, जो बोथ एसिड और बेस हो। न्यूट्रल किसके बनेंगे, जो कि किसी से रिएक्ट ना करे, और एल्यूमिनियम का क्या होगा, एम्फोटेरिक, HCl के संग रिएक्शन भी करता है और NaOH के साथ भी। एटॉमिक नंबर 19 कोई है यानी पोटेशियम है, वो क्या रहेगा, मेटल रहेगा, यानी ए हो जाएगा मेटल।
एटॉमिक नंबर 9 है तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या रहेगा, नॉन मेटल। सोडियम एल्यूमिनेट सी, सी क्या रहेगा, बेयर्स प्रोसेस में काम आएगा। डी क्या है, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। कैल्शियम फ्लोराइड, ई क्या होगा, ऑल्सरॉल्स प्रोसेस में यूज होगा। नेक्स्ट देखो, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन गैस है, यानी 32, यानी कितना है, 2 मोल्स है, मतलब 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस है। ठीक है जी, 2 मोल्स का मतलब कितनी है, 42.8 लीटर्स ऑक्सीजन है, 42.8 लीटर्स है, यानी ए का आंसर कितना हो जाएगा, 42.8 लीटर्स। हाँ देखो, एक मोल ऑक्सीजन में कितना होगा, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ऑसवाल्ट प्रोसेस किस लिए होता है, प्लेटिनम यूज होता है, किसके लिए होता है, नाइट्रिक एसिड के लिए। हेबस प्रोसेस किसके लिए होता है, अमोनिया के लिए होता है, मॉलिब्डेनम यूज होता है उसमें, और एस्टेरिफिकेशन में अल्कोहल होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैचिंग देखो, शेल्स किस कब कब बढ़ रहे हैं, शेल्स, तो शेल्स कब बढ़ रहे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में यहाँ शेल्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी कहाँ बढ़ रही है, तो रिएक्टिविटी के लिए क्या होगा आंसर, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्टिव, क्लोरीन की ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी यहाँ पे नॉन मेटल्स में। नेक्स्ट देखो, एक मिनट गलती हो गई मैं शायद मुझसे, एक मिनट, रिएक्टिविटी तो नीचे जाके इंक्रीज करती है ना, डिक्रीज कब से करने लग गई, रिएक्टिविटी तो इंक्रीज करती है ना नीचे जाके, रिएक्टिविटी तो इंक्रीज करेगी, है ना, तो फ्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन की ज्यादा होती है, डी हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ई का क्या आ जाएगा आंसर, ई क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर का ये होगा। नेक्स्ट देखो, हेबस प्रोसेस, हेबस प्रोसेस में क्या होता है, कंडेंसेशन होती है गैस का। नेक्स्ट क्या है, डिल्यूशन इन वाटर ओसवाल्ट प्रोसेस में होता है, सी इसका हो गया। नॉन एक्वा सोल्यूशन में डी का ये हो गया, ई का ये हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है, हॉल से रॉल से हमारा बॉक्साइड वाला एल्यूमिनियम का, और सॉल्ट नाइट्रिक एसिड का, और हेबर हमारा अमोनिया का। ठीक है, तरीके पूछे हुए हैं किस तरीके से होता है, तो वो क्या, हेबर में कंडेंसेशन होता है गैस का, ओसॉल्ट में हमारी डिसोल्यूशन होती है, हॉल से रॉल्स में हमारा मोल्टेन मेटल कलेक्ट किया जाता है, यही सब होता है। लास्ट देखो, कैलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट को कहते हैं ना कैलामाइन। सेकंड क्या है, फनल अरेंजमेंट किस लिए होती है, HCl एसिड को कलेक्ट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। एक्सप्लोजिव क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। ब्राउनिंग टेस्ट किस लिए होता है, नाइट्रेट के लिए होता है, NO3 नेगेटिव के लिए होता है नाइट्रेट टेस्ट, NO3 नेगेटिव सिंगल नेगेटिव के लिए ब्राउनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, ब्राउनिंग टेस्ट किस लिए होता है, नाइट्रेट के लिए, पक्का, हाँ जी पक्का नाइट्रेट के लिए होता है। ई क्या, नॉन वोलेटाइल कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल है, नाइट्राइट रेडिकल एक्स्ट्रा था, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया। नेक्स्ट देखो, नियॉन, नियॉन क्या है, एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या है, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि नोबल गैस इसलिए। सेकंड क्या होगा, नॉन पोलर है मीथेन। अमोनिया गैस वाटर में अमोनियम आयन बनाती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, हाइड्रोनियम के पास होते हैं, और हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव नॉन मेटल रेडिकल जो कि बेसिक हो, कौन है,
पॉजिटिव हो और नॉन मेटल का हो NH4 पॉजिटिव। CH4 में कितने होते हैं? CH4 क्या है? 6 और 4 10। 10 हमारा 10 एक मॉलिक्यूल है, इसका वेट कितना 10 है, एक मॉलिक्यूल है, यानी 1 इज इक्वल टू 10/10 CH4 का 1 मॉलिक्यूल है, सॉरी। वन इज इक्वल टू मोल्स वन, सॉरी 1 मॉलिक्यूल है ना, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना वेट होता है? अगर मॉलिक्यूल ही एक है तो एक मॉलिक्यूल में कितना होगा? सही तो बोल रहा था मैं स्टार्टिंग में, 10 ग्राम ही तो होगा। 10 सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स ही तो होंगे, एक मॉलिक्यूल ही है, 10 इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर। सही तो बोल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्बन बताने, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। लॉन्गेस्ट कितने की होगी? तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। कितने कार्बन इसमें? 6 हैं लॉन्गेस्ट चेन में। नेक्स्ट देखो, थाउजेंड जो है सीसी वॉल्यूम है और एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, कितने गैस एन में कितने होंगे? जिसकी 250 होगी। अगर 250 है और 1000 वाली में एक्स हैं तो 250 कितने वाली में होंगे? तो जब गैस की वॉल्यूम जो है हमने डिवाइड बाय 4 कर दी तो इसके जो है मॉलिक्यूल्स भी डिवाइड बाय 4 हो जाएंगे, तो यानी मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? x/4 हो जाएंगे। और क्या होगा? नेक्स्ट देखो, पीरियड 2 ग्रुप 1 क्या है? बेरिलियम है। बेरिलियम कैसा क्लोराइड बनाएगा? पीरियड 2 ग्रुप 1, कुछ लोग कह भी रहे होंगे हाँ बेरिलियम है, अरे भैया बेरिलियम नहीं है, पीरियड 2 है, ग्रुप 1 है। 1 ग्रुप में क्या होगा? लिथियम। लिथियम का कैसा क्लोराइड बनेगा? HCl बनेगा। डाइल्यूट H2SO4 डाला हमने और हीट किया, रोटन स्मेल आई, यानी H2S निकली होगी, सिल्वरी ब्लैक कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। कौन सी गैस निकली होगी? बोल ही दिया मैंने, H2S गैस निकली होगी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। एसिडिक एसिड में क्या होता है? एल्काइल कंपोनेंट CH3 होता है। नेक्स्ट क्या किया हम लोगों ने? 28 ग्राम नाइट्रोजन और इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया सेम टेम्परेचर उसमें, तो कौन से टर्म कहेगा? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस। स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? उसको कौन बताता है? मोलर वॉल्यूम बताती है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, मोलर वॉल्यूम बताती है इस चीज को। कॉपर की रिएक्शन करके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिले, पी है तो उससे ऑक्सीजन मिली, पी क्या होगा बताओ? कॉपर की रिएक्शन जो है हॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी HNO के सी से करी होगी और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे हैं तो वो NO जो है NO2 के मिल रहे होंगे। पी है उसका सेम एनायन है उसके अंदर, तो वो कलर सिर्फ ऑक्सीजन गैस मिल रही है उसमें विदाउट एनी कलर फ्यूम्स, तो पी क्या रहा होगा? ये रहा होगा नाइट्रेट। कॉपर में तो नाइट्रेट NO2 मिल जाता है, लेकिन ये क्या रहा होगा? सोडियम का नाइट्रेट या फिर पोटेशियम का नाइट्रेट रहा होगा, इसका नाइट्रेट रहा होगा, क्योंकि इसके नाइट्रेट में हमें कोई भी फ्यूम्स नहीं दिखते हैं। कैल्साइट है, इसके 3 डायरेक्शंस होते हैं क्लीवेज के, मोस्ट डिफिकल्ट रॉक्स टू कट है। मेटलर्जी में कौन सा? कैल्साइट क्या है? कैल्साइट क्या है? मिनरल है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मिनरल्स वही होते हैं जो वही हैं जिससे इकोनॉमिकली विजिबल नहीं निकाल सके, ठीक है। इथीन और क्लोरीन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड बनेगा, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अब तुम चाहो तो इन्हें दोनों को साथ ही साथ बना दो, मर्जी है, बात एक ही है वो तो। ये लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्योर फॉर्म में ग्लेशियल एसिडिक एसिड के बारे में बात हो रही है, क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, आपके सिलेबस में है ही ये। ग्लेशियल एसिडिक एसिड की बात हो रही है, CH3COH का बना सकते हो। मैग्नीशियम रिबन के बारे में बात हो रही है, वो MgCl2 कैसा हो जाएगा? Mg2+ है,
और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर डायग्राम बना लेना। ये एक इसे दे देगा, एक इसे दे देगा। इस टाइप से बना सकते हो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका आइसोमर बनाना है। यहाँ पर एक गलती है, क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल वाला इक्वल टू, बोर्ड भी टाइपिंग में गलत कर देता है। तो C3C5H10 है। C5H10 का एक और क्या बन सकता है, इस टाइप का बना लेना। ये तो है ही। आप बना सकते हो इसे इस तरीके का। इस टाइप का बना सकते हो। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में जाके पॉजिटिव आयन बनाता है। कैसा क्या आयन बनाएगा, OH नेगेटिव बनाएगा। OH नेगेटिव का स्ट्रक्चर बुक में बन रखा है, वहां से बना सकते हो। 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन बनाओगे और 2 पर मिथाइल लगा दोगे, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर देना। 2 हैं, दोनों से जो है ना मॉलिक्यूल बनेगा। क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, नाइट्रोजन का बनेगा, यानी N1 टाइप का बनेगा ये यहाँ पे। तो कैसे बना लोगे इसे, एक्स बनाओगे, उसकी अरेंजमेंट दिखाओगे इस तरह के, इस तरह का, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। 3 तो इन्वॉल्व हो गए और 3 बच जाएंगे, ऐसे 2 बच जाएंगे, सॉरी 2 बच जाएंगे और 3 का बॉन्ड बन जाएगा। बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो मैंने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया है। आइसोमर क्या होगा इसका, 1 2 3 4, C4H10 ब्यूटेन का बनाना है। ब्यूटेन का इसने अगर ब्रांच बनाया तो तुम लीनियर बना दो ब्यूटेन, सॉरी पेंटेन। क्या बनाया है इसने, 1 2 3 4 का कार्बन है, मतलब 4 का तुम लीनियर बना देना ना। ये 5 कर दिया मैंने, 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है, 4 का बना देना। IUPAC नेम देना है इसका। क्या IUPAC नेम हो जाएगा, 2 पर मिथाइल हो गया, यानी 2 मिथाइल ब्यूट, 5 4 है तो ब्यूट, और 1 पे ईन है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को लीस्ट नंबर देंगे, यानी 1 2 और 3। 3 ब्रोमो हो जाएगा और ब्यूटेनिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो और ब्यूटेनिक एसिड, ब्यूटेन 1 एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो क्या है ये हमारा, 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 2 पे ऑल है तो मैं प्रोपेन 2 में, 1 मिनट रुक जाना, इसमें गलती हुई है। अगर हम इसे इसे कम नंबर देंगे तो 1 2, हाँ ठीक है, तो सेम ही जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, आंसर गलत देगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल होगा, क्योंकि अगर ऐसे नंबर दे लो चाहे ऐसे नंबर दे लो, OH जो है वो सेकंड पर ही आएगा, OH कभी फर्स्ट हो ही नहीं सकता। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, ये ब्यूटेनिक एसिड है। सी नहीं, ब्यूटेनिक एसिड नहीं है ये, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल है ये। 2 पे मिथाइल हो गया, ये रहा मिथाइल, और 3 है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल हो गया। क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्या है, 3 और 4 ब्यूटेनिक एसिड है, ब्यूटेनिक एसिड। नेक्स्ट देखो क्या है ये इन्होंने फोटो गलत लगा रखी है। ये स्ट्रक्चर वही सेम ही है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी एक्स क्या है, हाइड्रोजन, H C डबल 1 O, और 0 का मतलब है इथाइल ग्रुप, यानी CH2CH3, यानी CH3CH2CHO है, यानी क्या ये प्रोपेनल है। क्या ये प्रोपेनल। ओके, नेक्स्ट देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्यों नहीं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वाइट पीपीटी बना लेगा। ठीक है, वाइट पीपीटी बना लेता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो HCl फ्यूम्स करती है, क्यों, क्योंकि वह हाईली सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल होती है।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालने में प्रिंसिपल और को इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से वो किया जाता है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बॉन्ड, तो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स काम नहीं करते हैं इसके केस में। प्योर एसिडिक एसिड को ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर वो जो है 16.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे कूल हो जाता है तो वो क्रिस्टलाइन बन जाता है, ठीक है, ग्लेशियर लाइक हो जाता है, वो जम जाता है इसलिए, ठीक है। ग्लेशियल एसिडिक एसिड का क्वेश्चन हो गया, क्रिस्टलाइन होता है वो, है ना, तो 16.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो क्रिस्टलाइन हो जाता है, क्रिस्टलाइन एज आइस जैसा हो जाता है, इसलिए उसे ग्लेशियल कहते हैं, है ना, ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर जैसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज बाय टेन और लेड का है, सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, एक्सेसिव फ्लो और करंट में। हमें पता है फ्यूज जो होता है जब भी, आजकल तो है एमसीबीज यूज होती हैं, लेकिन जब पुराने टाइम में फ्यूज के जो है ना फ्यूज होते थे, इस तरीके के फ्यूज होते थे, इस तरीके के, उन्हें निकाल दिया जाता था, ठीक है, जब भी एक्सेस करंट हो जाता था तो फ्यूज का जो वायर है, फ्यूज वायर बहुत ही ऐसा बनाया जाता था जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम हो, क्यों? जरा सा भी एक्सेस करंट आए तो वो मेल्ट कर जाता था और पूरे सर्किट को लाइट उड़ने से बचा देता था। तो एक्सेसिव फ्लो करंट की वजह से सेफ्टी डिवाइस होता है वो। कॉपर रिप्लेस कर सकती है कि टिन को व्हेन मेकिंग अलॉयज, ये बताना है कि कॉपर रिप्लेस कर सकती है? नहीं, कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकती। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकती? क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन, कॉपर में क्यों बनाते हैं खाना? कॉपर के बर्तन होते थे पहले से, ब्रास के, ब्रॉन्ज के, ब्रास के बर्तन होते थे, तांबा जिसे कहते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इथाइल अल्कोहल कलरलेस लिक्विड होता है, हमें पता है इथेनॉल कलरलेस लिक्विड होता है, हमारे सैनिटाइजर्स में भी होता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज होता है, ये केमिकल्स बनाने में यूज होता है, फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब इथाइल अल्कोहल को ऑर्डर करती है तो उन्हें पर्पल कलर का अल्कोहल दिया जाता है, कलरलेस नहीं दिया जाता। पर्पल कलर क्यों दिया जाता है? ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका बुक में नहीं लिखा हो जाता ये वाले रीजन को, तो इसका रीजन लिख लेना, बस इसलिए डाला जाता है ताकि ये डीनेचर हो सके, डीनेचर करने के लिए, इसे डीनेचर्ड अल्कोहल बनाने के लिए, तो डीनेचर करने के लिए यूज किया जाता है ये, ताकि इसका कंजम्पशन ना कर सकें लोग, वरना लोग जो है इतनी वो हो जाती है लोगों को, क्योंकि लोग मिथनॉल ही पीने लग जाते हैं जब उन्हें जो है अल्कोहल नहीं मिल रहा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 4, ठीक है, किलो जूल पर मोल में होती है, ये तो हमें पता ही है। अगर ये एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं तो हमें पता है सेम ग्रुप में एलिमेंट जो है ना डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी, ये मुझे पता है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन टॉप पोजीशन हो जाएगा, तो टॉप पोजीशन वो बनाएगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो सी की सबसे ज्यादा है, तो टॉप कौन बनाएगा? सी बनाएगा, और कौन बनाएगा? क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और हमें ऑर्डर लिखने को आता तो हम ऑर्डर भी लिख सकते थे, इसका कोई भी दिक्कत नहीं थी, है ना। चलो जी, नेक्स्ट देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के कुछ रूल्स हैं। कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं ज्यादातर, नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, बेरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं होता, कैल्शियम सल्फेट नहीं होता, लेड-2 सल्फेट नहीं होता। ये आपका बुक में एक ग्राफ बना हुआ होगा, उसकी थ्योरी दे रखी है, इस तरीके का बुक में ग्राफ बना हुआ है सॉल्युबिलिटी का, इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, उसकी थ्योरी है ये, उसके बारे में बता रहे हैं कि इस टाइप का होता है। और वो पूछ रहा है कौन सा सब्सटेंस इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देम आर मिक्स्ड। वो पूछा है कौन सा सब्सटेंस इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है जब उसके एक्वा सॉल्यूशन उसका मिक्स किया जाता है। कौन बनाता है? कॉपर नाइट्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, बताओ कैसे बनाएगा? सॉल्युबल होगा सॉल्ट इसका। जिंक क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट होगा, नाइट्रेट्स जो होंगे नाइट्रेट बनेगा, और नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट और जिंक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक क्लोराइड से क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा, AgNO3 है। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो होता है हमारा क्लोराइड के लिए, और जिंक क्लोराइड है, इससे हमारा क्या बन जाएगा? AgCl बनेगा। और सिल्वर क्लोराइड हमें पता है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोराइड सबके सॉल्युबल होते हैं लेकिन सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होता, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो किसका इनसॉल्युबल होगा? सिल्वर नाइट्रेट और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। कार्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है इसका। नेक्स्ट देखो, अगेन अमोनिया गैस का वही तरीका है, इन्वर्टेड फनल वाला वही तरीका दे रखा है। रेड लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू हो गया। क्यों हो जाएगा रेड लिटमस ब्लू? क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है ना, बेसिक सोल्यूशन है इसका, इसलिए हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन है। और बेसिक सोल्यूशन में होता क्या है? OH नेगेटिव आयंस होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। कौन से आयंस होंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे। फनल इन्वर्टेड पोजीशन में क्यों हो जाता है, क्यों रखा जाता है फनल? पहली बात है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, और सेकंड चीज किस लिए? बैक सेक्शन नहीं हो जाए। अगर इन्वर्टेड नहीं रखेंगे तो बैक सेक्शन हो जाएगा, जो भी हमारा चेंबर है, जो यहाँ से जहाँ से अमोनिया गैस यहाँ से निकल रही होगी,
इस सेक्शन के अंदर जो है आपका दिक्कत आ सकती है अगर आपका पानी चला गया तो, ठीक है। इसलिए तो क्या हो जाएगा, तो प्रिवेंट बैक सेक्शन के लिए। सेकंड एरिया क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। सेकंड क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, बैक सेक्शन ना हो और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेवर्स प्रोसेस में बोल रखा है 450 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, और आपका क्या दे रखा है, आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। और उसने कहा है कि अगर हमें जो है टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के बारे में बताऊं तो N2 + 3H2 जिससे देता है 2NH3, ये रिएक्शन जो होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, पहली जो ये रिएक्शन जो होते हैं इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन अगर जितनी भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो होगी वो क्या करेगी, रिएक्शन जो है वापस जाएगी पीछे की तरफ, यानी रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर को फेवर नहीं करती है, ठीक है। रिएक्शन हाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ये ली चार्टिलियस प्रिंसिपल होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, ये होता है ली चार्टिलियस प्रिंसिपल, ठीक है। ली चार्टिलियर ली चार्टिलियस का प्रिंसिपल है ये, इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में आप पढ़ोगे, ली चार्टिलियस का प्रिंसिपल गवर्न करता है इसे। और ये इसके अकॉर्डिंग जब भी हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड में फेवरेबल नहीं होती, वापस चली जाती है, तो यील्ड घट जाती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा यील्ड को, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यील्ड डिक्रीज कर जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, यील्ड डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीथेन और क्लोरीन को जो है रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl बनता है, और क्या बनता है, क्या क्या है, क्लोरोमीथेन है। क्या होगा, नेम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है, क्लोरोमीथेन है। स्ट्रक्चर में बना सकते हो, खोल के बना देना तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंबंशन किया और 4 मोल हाइड्रो जो है CO2 बन गए और 4 मोल वाटर बने, क्या है, अगर 4 मोल CO2 बने तो यानी C भी 4 रहे होंगे, C4 क्या होगा, AH8 प्लस 6O2, कंबंशन कराए ना कंप्लीट, ये क्या दे देगा 4CO2 प्लस 4H2, देखना बैलेंस हो गई क्या, मेरे हिसाब से तो हो गई, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर ओनली, 4 4 ये दोनों फिक्स कर रखे हैं उसने, इसमें देखा है 4 4 है, तो 4C का हमने C4 कर दिया, 8 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 ऑक्सीजन है तो 6O2 कर दिया, और 8 H है H8 लगा दिया, इक्वेशन लिख दी। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखना है तो हाइड्रोकार्बन कौन सा है हमारा, तो ये हमारी क्या है, ब्यूटीन है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लगा बना सकते हो 3 4, और N ब्यूटीन है तो एक जगह डबल बॉन्ड लगा देना, बाकी सारे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना इसे। नेक्स्ट देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस लिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है। उसमें पूछा गया है कि बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डाला तो जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा उसमें बेरियम क्लोराइड डाला तो बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन जाता है, और बेरियम सल्फेट का इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है सल्फेट्स के लिए, बेरियम सल्फेट का जो है आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है, तो बेरियम क्लोराइड है, उसमें क्या डाला हमने, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ये हमारा बेरियम सल्फेट बन जाता है, और इसके साथ साथ क्या बन जाती है, HCl बन जाएगा, और क्या बनेगा। और इसका टेस्ट कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कि इंसॉल्युबल होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा इंसॉल्युबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लैटिनम का कैटलिस्ट यूज होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में हमें पता है प्लैटिनम के ऊपर जो है हीट करते हैं ऐसे, प्लैटिनम यूज होता है। इक्वेशन क्या होती है इसकी, इक्वेशन भी पड़ी हुई है, क्या होती है इक्वेशन, 4NH3 होता है, 5O2 होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इससे क्या बनेगा, NO बन जाएगा, 6H2 बन जाएगा। प्लैटिनम क्यों ग्लो करता है डिसइंग्विश मतलब हीटिंग डिसइंग्विश होने के बाद भी, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे को यहाँ लिखा हुआ है बिफोर एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाला था तो शुगर ऐसी थी। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इसकी प्रॉपर्टी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, तो यानी डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी निकालने की प्रॉपर्टी होती है इसकी। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी जो है इससे क्या होता है, इससे चारिंग हो जाती है शुगर की, तो शुगर चारकोल बन गया, 4 हो गई शुगर सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद, ठीक है। इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन क्या होगी, शुगर क्या होती है, सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हम लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद क्या बन जाएगा, 12C बन जाएगा प्लस 11H2 बन जाएगा, स्टैंडर्ड रिएक्शन है ये।
कार्बन अलग हो जाता है, इससे क्या हो जाती है, शुगर चार हो जाती है। तो क्या हुई, चार्ड हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी बताई मैंने, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिहाइड्रेटिंग नेचर है। कैसा नेचर है ये, डिहाइड्रेटिंग नेचर है। डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी निकाल लेगा। ऐसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2 है, उसमें से भी डालेंगे तो उसका पानी सोख लेगा, तो वो ब्लू से व्हाइट हो जाएगा। ब्राउनिंग टेस्ट किस लिए होता है, नाइट्रेट के लिए होता है। उसने बोला है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट की यूज करते हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर एयर के कांटेक्ट में आया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने से, तो Fe2+ जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फ्रेश यूज करते हैं ये। ब्राउनिंग क्या होती है, ब्राउनिंग होती है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। और ये टेस्ट नाइट्रेट का होता है, ये याद याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है नाइट्रेट का। ब्राउनिंग होती है जंक्शन पर मिलती है, जो कि रवि ने 367.5 KClO3 हीट किया, डिकम्पोजिशन इस तरीके का हुआ। अब बोला कलरलेस और ओडरलेस गैस कितनी हमारी ऑक्सीजन निकली। तो देखो 2 इंटू इसका मोलिकुलर वेट जो भी आएगा KClO3 का, वो बराबर है 3 इंटू 22.4 लीटर के। एक का बराबर कितने का होगा, एक होगा किसके बराबर, 3 इंटू 22.4 अपॉन 2 इंटू जो भी इसका मोलर वेट होगा। तो जब 367.5 है उसका कितना होगा, इस तरीके से निकाल लोगे, फिर क्या आंसर आ जाएगा इसका। जो आपका ये बनेगा कलरलेस गैस बोली है ना, मोलिकुलर वेट आएगा इसका 122.5। तो यहाँ पर 122.5 लगा देना, 122.5 लगा देना इसमें और आंसर निकाल लेना। ठीक है, कितना आंसर आएगा देख लेना। मेरे हिसाब से आंसर एक बार मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। इसका आंसर आ रहा है 100.8 लीटर। ठीक है, रेसिड्यू कितना बचेगा, तो रेसिड्यू के लिए क्या करोगे, बस रेसिड्यू के लिए, रेसिड्यू में क्या होगा, KCl है तो KCl का निकाल लेना। तो ये हो जाएगा आपका KCl का कितना होता है, ये तो हमारा KClO3 का होता है मोलिकुलर वेट। KCl का कितना होता है, KCl का होगा 74.5। तो यानी 1:1 का रेशियो है, यानी 122.5 से मिलता है हमारे को 74.5। तो 367.5 से कितना मिलेगा, सपोज करो x मिलेगा, सॉल्व कर लेना यूनिटरी मेथड से, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 111.75 ग्राम। ये हो जाएगा आपका KCl। ठीक है, आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट देखो, ड्यूरेलुमिन यूज होता है, क्यों यूज होता है ड्यूरेलुमिन, क्योंकि वो लाइट होता है तो एयरक्राफ्ट की बॉडी में उसके जो है ना एयरक्राफ्ट की बॉडी में यूज होता है। सेकंड चीज है वो जो है मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं होता। थर्ड है कि वो कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, तो पहली बार लिखो लाइट होता है। सेकंड है कोरोजन से फर्क नहीं पड़ता उसे। थर्ड है और क्या कहते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं है, मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, फोर्थ लिख सकते हो उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तभी यूज हो रहा है। कोई चीज क्यों यूज होगी, कुछ तो अच्छा होगा उसमें तभी तो यूज होगी। 5 मोल कार्बन है और 5 मोल सोडियम है, किसका कंटेनर हैवी है, किसका कंटेनर हैवी है, दोनों के 5-5 मोल है, कार्बन के भी 5 मोल हैं और सोडियम के भी 5 मोल है, किसका कंटेनर हैवी है, वॉल्यूम दोनों की सेम दे रखी है, वॉल्यूम दोनों की सेम रखी है, इसका मतलब है वॉल्यूम तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपका किससे, वजन से। 5-5 मोल तो हैं, लेकिन कार्बन है, कार्बन का 12 ग्राम होगा, सोडियम का कितना होगा 23 ग्राम होगा। सोडियम के एटम्स हैं, किसका फर्क पड़ेगा इसमें, एटम से फर्क पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों की सेम है। अगर जो है ना वॉल्यूम अलग अलग जो है ना, वरना वॉल्यूम से फर्क पड़ जाता। इसका कितना है, सोडियम है तो सोडियम कितना होगा 23 होगा। किसकी वॉल्यूम किससे फर्क पड़ेगा, सोडियम का है 30 जो है उसका है 23 ग्राम है, तो किससे फर्क पड़ेगा, क्रिश से फर्क पड़ेगा, क्रिश का हैवी होगा। किसके में एटम्स ज्यादा होंगे, एटम्स किस में ज्यादा होंगे, तो भाई एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एटम्स निकालने के लिए तो मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर करते हैं। दोनों के मोल सेम है तो दोनों के एटम्स भी सेम होंगे। लार्ज नंबर ऑफ एटम किसके नहीं होंगे, सेम फॉर बोथ, दोनों के सेम होंगे, क्योंकि एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल्स को डिवाइड कर देते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से,
दोनों के मोल सेम है तो एटम भी सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीन तीन वो दे रखी है आपको, इक्वेशंस दे रखी हैं, पूछा कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो A2O3 बी के संग रिएक्शन करके B2O3 प्लस 2 दे रहा है, सी के संग रिएक्शन कर रहा है बी और इससे ये दे रहा है, तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव आ रहा है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन हो रहा है, सी का कोई रोल नहीं हो रहा, सी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में ही ज्यादा काम आ रहा है, तो कौन होगा लीस्ट रिएक्टिव, सी। पर ये जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं और कोई रेलेवेंस का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते, बेकार क्वेश्चन है ये। PQ2 जो है हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है इसका, कंडक्टिविटी PQ2 की क्यों होगी, जब भी कंडक्टिविटी की बात आती है तो कंडक्टिविटी जो होती है वो आयंस की वजह से होती है, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती, आयंस की वजह से होती है कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलिसिस करने में अगर कैथोड थिकन होता गया और एनोड कम होता गया तो एनोड किसका बना होगा, भाई एनोड से जा रही है चीज तो एनोड किसका होगा, मेटल का होगा, ऑब्वियसली बात है। एनोड तभी तो कम हो रहा है, ग्रेफाइट तो इनर्ट होता है ना, ग्रेफाइट से क्यों कम ही होगी। ये रिएक्शन दे रखी है आपको, जिंक ब्लेंड है, पोलराइजेशन होता है, फिर लीचिंग होती है, कैल्सिनेशन होता है, रिडक्शन होता है, रिफाइनिंग होती है, फिर आगे प्योर जिंक मिलता है। ये सब कुछ दे रखा है इसने। अब इसने पूछा है कि क्या क्या कहते हैं, 2 स्टेप इसके गलत थे, अब बताओ कौन से गलत स्टेप थे वो, कौन से गलत स्टेप थे। तो भैया सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर के अंदर लीचिंग नहीं होती, सल्फाइड ओर के अंदर क्या होती है, फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्या होती है, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये गलत हो गया। थर्ड क्या है भैया, सल्फाइड का और है, यानी एब्सेंस ऑफ क्या हो जाएगी, कैल्सिनेशन, ऑक्सीडेटिव कैल्सिनेशन नहीं होगी इसके अंदर, क्या होगी इसके अंदर होगी रोस्टिंग, क्या होगी रोस्टिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं था, लेकिन बस क्वेश्चन को दम घुमा के पूछा था। एल्कीन है C2H4, इसके क्या कर रहे हैं, सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या यूज होगा, ए निकल यूज हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इसकी हीट करके। केमिकल इक्वेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन करने के लिए H2 के संग रिएक्शन कर रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, निकल भी यूज हो सकता है, प्लेटिनम भी यूज हो सकता है, पैलेडियम भी यूज हो सकता है, ठीक है, ये सब यूज हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर रहेगा निकल। नेक्स्ट देखो, C3H8OA कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन एटम, यानी पहले कार्बन से ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जो भी है OH हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है पर OH हो सकता है। सोडियम के संग रिएक्शन करके ब्रिस्क एफरवेसेंस देकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो सोडियम के संग ब्रिस्क एफरवेसेंस कौन देगा, जब वो अल्कोहल होगा तभी देगा, इथॉक्साइड बनाता है अल्कोहल। ये क्वेश्चन आपके लिए टफ क्वेश्चन है, मैं नहीं मानता कि 10वीं क्लास में देना चाहिए, मैं मानता हूँ ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है, पर मेरे मानने ना मानने से क्या होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं तो ये जो है ना प्रोपेनॉल है, और ये जो है ना इथॉक्साइड देता है, इथॉक्साइड सॉरी इथॉक्साइड प्रोपोक्साइड बनाएगा ये। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें, ये टफ चीज़ है आपके लिए। ये जो होता है प्रोपेनॉल है ये, और प्रोपेनॉल में क्या होता है, ये जो है ना जब भी रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये इस तरीके से बना लेता है, ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इस तरह से सॉल्ट बना लेता है ये, इस तरीके से सोडियम का सॉल्ट बना लेता है अपना, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है इस तरीके से। तो टफ क्वेश्चन था, मैं तो ऐसा टफ क्वेश्चन में लेके चलूंगा, ये आप 10th लेवल के लिए ये टफ क्वेश्चन है काफी। नेक्स्ट देखो, हॉल्स एंड हॉल्स प्रोसेस के बारे में बताना है कि पाउडर कोट को क्यों स्प्रिंकल किया जाता है। पाउडर कोट को इसलिए स्प्रिंकल किया जाता है कि ताकि जल ना जाए, बर्न बर्न ना हो जाए इसलिए। ग्रेफाइट वाले को रिप्लेस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूम होते रहते हैं, अभी बताया था कुछ देर पहले ही, कंज्यूम होते रहते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं तो रिप्लेस करना पड़ता है साथ के साथ। नेक्स्ट देखो, तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि क्रायोलाइट ऑफ फ्लोरस्पार्क को क्यों ऐड किया जाता है, ताकि फ्यूजन पॉइंट कम हो जाए, फ्यूजन पॉइंट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इजी इजी क्वेश्चन है। ड्राई अमोनिया को लेड ऑक्साइड के संग के ग्रिल ग्रे मेटल के लिए क्या होगी रिएक्शन, अमोनिया है और क्या दे रखा है हमारे को, लेड ऑक्साइड दे रखा है, सिल्वर ग्रे मेटल, यानी सिल्वर ग्रे का मतलब है लेड निकलनी है, लेड निकल जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा, NO2 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा NO2 के साथ साथ H2O बच जाएगा। नाइट्रिक एसिड को जिंक में डाला तो क्या होगा, NO2 बनती है और क्या बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 निकलती है, बाकी अपने अपना जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर को, तो और गैस बना देगा, क्या बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड,
अरे भैया सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यहाँ पे सल्फर को ऑक्सीजन दे देगा, सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं है, क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, SO2 बना देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2 बना देगा। ठीक है, और यही गैस है जो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को ग्रीन करेगी। ABC बताना है, जिंक से ZnCl2 कैसे यूज होगा, HCl यूज कर लो 2HCl, ZnCl2 का जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, NaOH ऐड कर लो, और जिंक हाइड्रोक्साइड का जिंक सल्फेट कैसे बनेगा, H2SO4 ऐड कर लो उसमें, और कैसे बनेगा, इजी है ये एजेंट्स, ABC तीनों इजी थे। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोप्लेट करना है चम्मच को, जो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं हम उसे क्या रखते हैं, उसे हम कैथोड बनाते हैं, क्योंकि कैथोड पर होता है डिडक्शन, तो कैथोड में मेटल आके चिपकेगा, तो हम कैथोड रखेंगे। तो इक्वेशन क्या होगी कैथोड पर, तो कैथोड पर इक्वेशन क्या होगी, जो निकल आ रहा होगा एनोड की तरफ से ऑक्सीडेशन होके वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल सॉलिड बना लेगा और वो चिपक जाएगा चम्मच के ऊपर, जो है एनोड से निकलता जाएगा, कैथोड पर चिपकता जाएगा, और एक पल ऐसा आएगा जब कैथोड पूरा जो है कैथोड पर पूरा आ जाएगा निकल, और एनोड पूरा क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। एनोड क्या बनाना चाहिए भाई, निकल अगर उससे एनोड से आ रहा है तो जो है एनोड पर भी तो निकल होना चाहिए, तभी तो एनोड से आ पाएगा, तो क्या होना चाहिए इसके ऊपर, निकल का बना होना चाहिए, निकल का बना होना चाहिए, और किसका बना होना चाहिए। 30 ग्राम गैस है 1000 cc पर, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ वेपर डेंसिटी क्या होगी, 1000 cc गैस है और 30 ग्राम वजन है उसका। ठीक है, तो उस गैस का मोलिकुलर वेट क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब गैस है, तो यानी 22400 सेंटीमीटर क्यूब एक आइडियल गैस का होता है, ये एक आइडियल गैस का होता है वजन। ठीक है, तो अगर 30 ग्राम है तो 30 ग्राम का मोलिकुलर वेट क्या होगा, 1000, या ऐसे कर सकते हो, देखो यूनिटरी मेथड, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 30 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 30/1000 ग्राम हो गया, और अगर 22400 सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 672 ग्राम, इन 672 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट होगा। और वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, ये कितनी हो जाएगी, 336 हो जाएगी, और कि कोई यूनिट नहीं होगी। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कह रहा है मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे, और इसके जो है हमारे को वॉल्यूम दे रखी है, तो मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल्स निकालने पड़ेंगे, और मोल्स की भी क्यों निकालने पड़ेंगे, हमें पता है ना 22.4 लीटर में कितना है, तो 22.4 लीटर का मतलब है 22.4 लीटर जो होता है वो 1 मोल होता है, 1 मोल का होता है ना, मोलर वॉल्यूम होती है ना, अगर 44.8 है तो इसका मतलब कितने हैं, 2 मोल्स हैं, और 2 मोल्स के लिए मॉलिक्यूल्स कितने निकाल होंगे, बस कुछ नहीं करना होता, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उतने हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे इससे मॉलिक्यूल्स। ठीक है कि नहीं, चलो जी आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। एलिमेंट एक्स है, ऑक्सीजन के संग हमारा H2O3 दिया, ठीक है, एक्स है ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O3 दिया, ये ऑक्साइड एक गुड कंडक्टर है, इक्वेशन लिखनी है, जब H2O3 HCl के संग रिएक्शन करेगा, तो जब H2O3 है HCl के संग रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा, H2 है वो 3 पॉजिटिव होगा, तो क्या देगा HCl3 बना देगा, सपोज करो इसे Fe3+ मान लो और सॉल्व कर लो, इसे 3H2O दे देगा, और क्या इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या था, एक्स अंडरगो करेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो देखो ऑक्सीजन था इसके पास, ऑक्सीजन चला गया, और सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिए पूछ रहा है, तो एक्स के लिए क्या हो रहा है, एक्स जो है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एक्स क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, एक्स में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये रिएक्शन देखो, पी बताना क्या है, पी की इसकी पीबी के संग रिएक्शन करके H2 लिबरेट हो रही है इसके अंदर, H2SO4 के संग रिएक्शन करके एक एक्स कंपाउंड निकल रहा है और H2O निकल रहा है, C2H5Cl के संग Z और NaCl निकल रहा है, क्या हो सकता है बताओ। तो देखो भैया अगर हमारा लिबरेट हो रही है यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, तो यानी ये हमारा एसिड या बेस हो सकता है, ठीक है जी, लेकिन एसिड के संग रिएक्शन हो रही है तो ये बेस हो सकता है, बेस हो सकता है, सपोज करो NaOH ले लूँ इसे, तो पीबी के संग बेस ले लूँ तो क्या बना देगा, वाई क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, सोडियम प्लम्बाइड बन जाएगा ना, सोडियम प्लम्बाइड बन जाएगा,
Y क्या बन जाएगा, सोडियम प्लम्बाइड बन जाएगा ऐसे तो जो है आपका H2 निकल जाएगी, C2H5Cl में NaOH बना दो तो क्या बनेगा, C2H5OH बन जाएगा, Z क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और P क्या हो गया, P हो गया हमारा NaOH। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। P की सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्शन कर दो तो H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 की और NaOH की रिएक्शन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एसिड बेस की रिएक्शन है सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा X। सॉल्ट क्या हो जाएगा ये, Na2SO4 सॉल्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, X जो है वो 2,2 है, ये 2 को 8 है, ये 2,882 है। आयनेशन एनर्जी दे रखी है, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है डाउन दी ग्रुप, सेम ग्रुप के हैं, सेकंड ग्रुप के हैं क्योंकि लास्ट में 2 है इसलिए। ठीक है, ये क्या होगा, 2,2 बेरिलियम हो गया, 282 कैसा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, 282 कैसे हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, डिक्रीज ही कर रही है डाउन दी ग्रुप। वो पूछ रहा है आप कि एक्स की आयनेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो है वो छोटा है, तो छोटा है तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा तो मेहनत ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को खींचने में। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। जेड कौन सी पीरियड का है, तो जेड कौन सी पीरियड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ पीरियड। ठीक है, 4 शेल हैं तो 4 पीरियड हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जेड, जेड का स्ट्रक्चर बनाना है तो जेड जो है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, Z2+ की तरह। ऑक्सीजन जो है वो O2 नेगेटिव की तरह एग्जिस्ट करेगी, तो ZO बनना है, तो यानी Z के पास 2 हैं, 2 देने के लिए हैं और O के पास 2 लेने के लिए हैं, तो कैसे बन जाएगा, Z के पास 2 होंगे और O के पास 1 2 3 4 5 6 हैं, तो Z एक यहाँ दे देगा और एक Z जो है वो एक और दे देगा, इस तरीके से बन जाएगा और आपका Z2+ बन जाएगा और O2 नेगेटिव बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, पोटेशियम सल्फाइड के बारे में पूछ रहा है कि बेरियम नाइट्रेट डाला और व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन सा बन जाएगा, बेरियम सल्फाइड बन जाएगा, बेरियम सल्फाइड का बन जाएगा, कोई उसमें दिक्कत तो थी ही नहीं। डाइल्यूट HCl और व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फाइड है, BaSO3 है और आपका HCl है, तो क्या बना देगा ये, बेरियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड बन जाएगा इससे। गैस कौन सी निकलेगी इस रिएक्शन में, तो सल्फर सल्फर सल्फाइड है तो कौन सी गैस निकलेगी, SO2 निकलेगी इसमें, कौन सी गैस निकलेगी, SO2। ठीक है, नेक्स्ट, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर करेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, 54 का मॉलिक्यूलर मास है। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना देखा है, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27 दे रखा है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट भी दे रखा है 54, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, दैट इज 2, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इसका C2H3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा C4H6, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा इस हाइड्रोकार्बन का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, C4H6 है, एक है एल्काइन है 3 4 और चौथे में ये हमारी ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, आप बना सकते हो इसे। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि एल्काइन है तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है वो कि आइडेंटिफाई करनी है एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस की, डेमोन्स्ट्रेटिव एप्लीकेशन कौन सी हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस की, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है जिंक पे, जिंक से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, इस आयरन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। कौन सा मेटल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो कैथोड वाले को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कैथोड पर क्या है, आयरन है, आयरन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कौन से मेटल मतलब क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, भाई जंग खा जाता है इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए, रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए। अब ये भी पूछ सकता था कि एनोड कौन सा होगा कैथोड होगा, पर उसने शो ही कर दिया तो इसमें नहीं पूछेगा। राइप मैंगोज लाए, एक सैशे आता है व्हाइट पाउडर का आया मैंगो के साथ, उसमें जो है ना वो बोला गया कि वो केमिकल है जिससे गैस निकलती है जो कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में आके फ्रूट्स को पका देती है, केमिकल पाउडर क्या था, तो वो पाउडर था कैल्शियम कार्बाइड का। आपने कभी देखा हो नहीं देखा हो मुझे नहीं पता, अगर आप फ्रूट वेंडर से लेते हो मैंगोज तो पता नहीं,
लेकिन आपने कभी जो है आम की पूरी पेटी खरीदी हो, अगर आपने पूरा जो खरीदा हो उसकी आम की पूरी पेटी या ग्रेप्स की पेटी, तो एक स्मॉल व्हाइट सैशे आता है उनके संग जिसमें कैल्शियम कार्बाइड होता है। जब भी मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो वाटर के संग जो है वो इथाइन बना देता है, और इथाइन जो होती है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज होती है। ठीक है, तो वो गैस कौन सी होती है? वो होती है इथाइन। केमिकल इक्वेशन क्या है इसकी? तो वही मैंने आपको अभी बता ही रहा था, CaC2 जो है वो H2O के संग रिएक्शन कर लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और गैस रिलीज कर देता है जो कि होती है हमारी इथाइन C2H2। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो अपने आप ही, अब तो इतने बड़े हो गए हो। नेक्स्ट देखो, एटॉमिक नंबर दे रखा है 12, आयनिक कंपाउंड बनाता है L के साथ, तो 12 क्या होगा? M2 पॉजिटिव रहेगा, किसके संग में जाएगा? यानी L2 नेगेटिव होना चाहिए, यानी 8 है ये तो, 8 का मतलब तो इससे तो क्या कहते हैं, 8 है, क्या करेगा ये बताओ? क्या करेगा ये? L का एटॉमिक नंबर क्या होगा? आयनिक कंपाउंड बना रहा है M, M2 पॉजिटिव है, 12 है ना, 2 पॉजिटिव है। 14 होगा, तो 14 तो इससे ज्यादा है, 14 से तो कुछ करेगा नहीं। 10 है, 10 का मतलब क्या है? नियॉन टाइप में है, तो नियॉन टाइप में भी टच नहीं करेगा। 8 है, 8 कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन टाइप का होगा, O2 नेगेटिव बना लेगा, ये O2 नेगेटिव हो जाएगा, और O2 नेगेटिव के साथ M2 नेगेटिव है, ये दोनों आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर कौन सा मैच करेगा? 8 मैच कर जाएगा। और एम कौन से बिलोंग करता है? एम जो है उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रुप 2 हो जाएगा। ग्रुप 2 का मतलब क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या हो जाएगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। 2 ऐसे वाला मत लिखो, रोमन का अल्फाबेट वाला लिख लो, क्योंकि अभी ये वाला कन्वेंशन यूज नहीं होता। ठीक है, ऐसा कन्वेंशन यूज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा। और कंपाउंड क्या हो जाएगा? तो एम एक तरफ 2 पॉजिटिव बन जाएगा, एल में 1 2 3 4 5 6 और बन जाएंगे, ये इसे 2 दान कर देगा, और दान करने के बाद जो है ये 2 नेगेटिव बन जाएगा। इस तरीके से बना सकते हो, मैं तो रफ में बता दूंगा। 2 ड्राई गैसेस है, ऑक्सीजन और X, प्लेटिनम में हीट किया तो हमें पता है ऑक्सीजन और अमोनिया ही होती हैं। अभी हमने रिएक्शन पढ़ ली, प्लेटिनम की वाली रेडिश ब्राउन प्लूम्स NO2 के मिलते हैं, तो गैस कौन सी है? अमोनिया है, और इक्वेशन क्या है? अभी हमने पढ़ी है 4NH3 और 5O2 वाली। 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो इसका आपको 6H2O मिलता है। तो सबसे पहले तो हमारे को NO मिलती है उसके साथ, और NO जो है वो NO2 में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NO2 में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस इतना ही था आपका सिलेबस में, और कुछ नहीं था। इस सेशन की PDF और बाकी सारी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, इन्हीं पर मिल जाएगी आपको PDF। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। बाकी ये हमारा ग्रुप है, और ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एग्जाम